नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा विज्ञान का एक नया पाठ चल रहा था, गति एवं दूरियों का मापन, जो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो दूरियां होती है उनका मापन हम विभिन्न विधियों द्वारा कर सकते हैं। हमने पुरानी भी देखी, कैसे हम हाथ का मेजरमेंट से या अपने पैर के मेजरमेंट से या डोरी के हेल्प से हम विभिन्न प्रकार से हम दूरियों का मापन कर सकते हैं। उसके साथ हमने ये भी देखा कि विभिन्न प्रकार का हमारी गतियां होती हैं। और गति हमने देखा कि एक कोई अगर स्थिर चीज है, उसके अंदर भी गति हो सकती है। जैसे अगर हम घड़ी के देखें जो दीवार पर लगती है, या अगर हम मशीन की बात करें जो हम सिलाई की करते हैं, तो उसमें हमारा भी गति वो अपने जगह तो स्थिर है, लेकिन उसका जो व्हील घूमता है, उसकी जो सुई घूमती है, वो हमने उस वैसी गति का भी उदाहरण देखे थे। और ये भी देखा था कि एक वस्तु में एक से अधिक भी गतियां हो सकती हैं। जैसे साइकिल की बात करी थी हमने, गेंद की बात करी थी, मशीन की बात करी थी। ऐसे हमने जब पूरा पाठ पढ़ रहे थे, हमने सबके जो थे उदाहरण समझे थे। और ये भी देखा था कि उन पर्टिकुलर जो गतियां होती हैं उनके कुछ विशिष्ट नाम होते हैं, वो भी हमने समझे थे। तो हमारा बच्चों हमारा पूरा पाठ हो चुका है। अब टाइम है थोड़े प्रश्न और उत्तर का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं, और वो है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो अब हमको देना, देखिए ये हमारा देखें तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तब हम लोगों ने देखा था कि वायु, जल, थल, यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के परिवहन के अगर कहें स्रोत होते हैं, और उनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो अगर थल परिवहन की बात करें तो हमारा जो आ गया बस, ट्रेन, मोटर बाइक, है ना। और ये क्या है, ये हमने 2-2 उदाहरण दिए, मैंने एक-एक और आपको एक्स्ट्रा दे दिया है कि उसमें कि अगर आपको ये मालूम हो कि खाली ये 2 उदाहरण नहीं है, ऐसे और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, आप उनको ये अगर अपने पास रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, कर सकते हैं। या अगर इसके अलावा भी आपको कुछ आते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन का नाव, जहाज, स्टीमर, है ना। फिर मोटर बोट भी आ जाती है आपकी। और विभिन्न प्रकार की हमारे उसमें भी देखिए तो हमारे और भी विभिन्न प्रकार की अगर देखिए हमारे पास वाहन है जो हम जल पर चला सकते हैं। फिर हमारा आता है वायु परिवहन कैसे कर सकते हैं। वायु में जब हम अगर देखना है तो हमारे पास हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ये है। फिर लोग पैराशूट से भी हवा में चलते हैं, लेकिन परिवहन नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर के लिए ही हो सकता है। तो इसलिए जब हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो हम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का ही मेन एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो ये रिक्त स्थान है इसमें क्या शब्द आना चाहिए, या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए या आप मन में सोच लीजिए। क्योंकि जब मैं आपको उत्तर दिखाऊंगी तो आपको ये चेक करने का एक मौका मिलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या कुछ करेक्शन करना है। तो जैसा हम पहला देखते हैं, 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। अब बताइए आप, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हमने पढ़ा था ना मापन में। और मीटर जो कहा था ये एक स्टैंडर्ड यूनिट देखी थी जब हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो बताइए जरा क्या कितना आएगा। 100 सोचा था? अगर सोचा तो वेरी गुड। और ये हमारा उत्तर है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। अब 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे आप बताएं। इसको आता है आपको कैलकुलेट करना? अगर नहीं आता है तो पहले उत्तर देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर में होंगे 5000 मीटर। तो इसमें हम ये जब हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक का सोचते हैं।
1 किलोमीटर में कितने मीटर है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, ठीक है। और तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000। सिंपल कैलकुलेशन है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति को क्या कहते हैं? क्या होती है जब झूले पर बच्चा बैठता है? हमने कौन सी गति पढ़ी थी, बताएं नाम। चलिए, आपने सोच लिया। आवर्ती गति। आवर्त गति का हमने क्या बोला था? जो एक समय के बाद फिर से अपने उस पोजीशन पर आती है ना। आवर्ती गति का एक और उदाहरण आपने मन में सोची, घड़ी का पेंडुलम, ठीक है। कभी भी किसी ऐसे अगर प्रश्न में आपको कंफ्यूजन है तो उसके साथ आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। और जैसा मैं आपसे हमेशा प्रश्न उत्तर के टाइम में कहती हूँ, ये एक मौका होता है जो हम ये को सोचने का कि हमने पाठ में क्या पढ़ा था, कहाँ वो ये चीज पढ़ी थी, और हमें ये भी पता चल जाता है कि ये हमें कितना समझ में आया। या अगर हम जैसे अगर अभी नाम नहीं याद आ रहा है तो आपके पास पूरा चांस है कि आप फिर से वो वाला सेशन देखें, बुक में पढ़ें और उसको रिवाइज करें, ठीक है। अब हमारा जो एक और रिक्त स्थान है वो है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति एक समय में, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अगर आप आवर्ती सोच रहे हैं, ये भी आवर्ती गति होती है। अच्छा, किसी साइकिल के पहिए की गति, पहिया कैसा घूमता है? गोल, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्तुल गति, है ना। तो इसमें जो गति होती है वो वर्तुल होती है। तो कभी भी अगर आपसे गति के ऊपर कोई प्रश्न है तो आप एक बार चाहिए ना अपना हाथ हिला कर देखें कि वो कैसा मूव करता है। वो ऐसे मूव करता है, वो गोल घूमता है, वो सीधा चलता है, कैसा गति करता है। अगर आप इस टाइप से सोचेंगे तब आपको बहुत जल्दी ये उत्तर याद हो जाएंगे और किसी भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा उसका आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सो बच्चों, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो हमने ये पढ़ा था ना, वो हमने तो एक वो जो क्रियाकलाप थे उसके उसमें पढ़ा था। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारे एक पुराने मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम कोई डिस्टेंस को, कोई हम लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। लेकिन बहुत सी जगह आज भी ये चीजें चलती हैं, या कभी कभी जब हमारे हाथ में कुछ मापने की कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई स्केल नहीं होता, कोई टेप नहीं होता, तो कभी कभी हम इसका यूज भी कर लेते हैं। तो अब हम इसका मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आएगा उत्तर, पग अथवा कदम का उपयोग मानक लंबाई की इकाई के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि, अब आ रहा है हमारा उसका रीजन, क्योंकि पग अथवा कदम का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। ये पढ़ा था ना हमने। आगे देखते हैं, इससे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लंबाई को मापने के दौरान भिन्न भिन्न मानक प्राप्त होने के कारण भ्रम पैदा होने की संभावना हो सकती है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, और हमें एक सही, जो अगर कहें उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो एक मात्रक है, वो हमें सही नहीं मिल सकता है। जो वैल्यू है वो हमें हो सकता है वो सही नहीं मिले। इस कारण हम पग अथवा कदम इसका उपयोग एक मानक मात्रक के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। अब बच्चों, हम लोगों ने जब ये पढ़ा था, जब हमने कहा ये देखा था कि ये पुराने मेथड नहीं चल रहे हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो इसमें ये बहुत एक देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको जो जब हमने समझाया था उसको अगर आपने नहीं समझा या उसको थोड़ा सा एक उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये बहुत गड़बड़ हो सकता है। और ये आप देखें कि ये अगर हम फिजिक्स, ये अगर ये है, हम अभी विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान का भी अगर हम फिर आप जानते हैं ये भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ऐसे में हम
3 ब्रांचेस हो जाती है। तो भौतिक विज्ञान में ये चीज आपको, अगर ये जो यूनिट्स हैं मीटर सेंटीमीटर कि कितनी कितने के बराबर है, अगर ये पक्की नहीं आती है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि इसका बहुत ध्यान रखना है, और इसको आप ये नहीं सोचें ये बहुत इजी है। इजी है, लेकिन अगर याद रहे और समझ में आ जाए तो सबसे छोटी जो इसमें होगी वो मिलीमीटर होगी। और इसको आप देखेंगे तो छोटे एम करके लिखा होता है तो वो मिलीमीटर हो जाता है। फिर होती है 1 सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम कर भी लिखते हैं। फिर होती है मीटर, मीटर को हम स्मॉल एम के रूप में भी लिख सकते हैं। और हो गई फिर किलोमीटर, किलोमीटर आता है केएम। तो ये मिलीमीटर एमएम, सेंटीमीटर सीएम, मीटर एम और किलोमीटर केएम। तो ये आप अगर ऐसे भी लिखा है, आपने लिखा है तो वो गलत नहीं है, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ के बताया। ठीक है, तो ये हमारा होता है, तो याद रखें। और फिर आप उसके साथ ये जरूर याद रखें कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के, सॉरी, अगर आप ऐसे देखिए 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, ये भी आप याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जब मेरे ये थोड़े प्रश्न आएंगे जिसमें हम ये कन्वर्जन की भी बात करेंगे। देखिए आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। आगे आना प्रश्न यही है कि अगर आपको ये इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए बेसिक क्या है आपका, मीटर को आपको सेंटीमीटर में, मीटर को आपको मिलीमीटर में। सो इसमें आपको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो अब इसमें हम देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या कर, हमें ये वैल्यू पे इतना ध्यान नहीं देना। सबसे पहले हमें सोचना है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये रिलेशन याद रखना है। बस अगर हमें ये मालूम हो गया तो अब हमें सिंपल क्या करना है, 1.65 मीटर को हमें 100 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसका जो 1.65 है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1.65 का 100 से गुणा कर देंगे। और फिर आप देखेंगे तो हमारा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 165। और जब हम 10, 100, 1000 ऐसे वाली वैल्यू से करते हैं बहुत इजी होता है। ये वैल्यू जो है वो लिखें और जितने जीरो हैं वो आगे लिख दीजिए। हो गया। अब हमारे 2 डेसिमल प्लेस है ना, वह 1 2 2 के बाद हमारा डेसिमल प्लेस है, तो 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो 1.65 मीटर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब हम दूसरा देखते हैं, जब हमें इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। यहाँ पे हम देख चुके हैं 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, तो हम 1.65 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी गुणा कर देंगे। फिर सिंपल है 165 और 3 जीरो लिख देंगे। अब हमने क्या देखा, 2 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल है, दशमलव है, तो हम 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा 1.65 मीटर कितने के मिलीमीटर के बराबर हो गया, 1650 मिलीमीटर के बराबर हो गया, 1650 के बराबर, 1650 मिलीमीटर के बराबर। समझ में आ गया। और इसमें हम एक चीज और मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर से बड़ी है। तो जब हम एक बड़ी यूनिट होती है
और उसको छोटी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसकी और जैसे अब ये आप ऐसे समझे ना, 1 मीटर में कितने आ गए, है ना? 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर आ गए, है ना? तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक आपको रहता है कि हमें कब गुणा करना है, कब डिवाइड करना है, तो वो भी आपका एक ध्यान में होना चाहिए कि ये हमारी एक बड़ी यूनिट है। एक बड़ी यूनिट है, उसमें छोटी-छोटी बहुत सारी यूनिट्स आ गई हैं, तो जब हमारी बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत सारी छोटी के लिए हमें गुणा करना, ठीक है? तो ये हमने आज एक और प्रश्न करा। तो बच्चों आज हमने प्रश्न और उत्तर देखे, हमने गति के जो विभिन्न प्रकार की है उसके ऊपर भी प्रश्न करा, हमने कन्वर्जन का भी करा कि मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, ये सब हमने आज के प्रश्नों में देख लिया। अगला जो हमारा सेशन होगा वो थोड़े से प्रश्न और उत्तर और मैं डिस्कस करूंगी, और फिर देखते हैं उसमें और क्या एक हम चीजें रिवाइज करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।